नमस्कार दोस्तों। देखिए, मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ सेकंड ग्रेड जो गणित का पेपर हुआ है उसमें जो मेथड्स के प्रश्न पूछे गए उनको लेकर के। हालांकि मैं आज एक दिन लेट हूँ, कल तबीयत ख़राब हो जाने की वजह से मैं आपके इस पेपर और प्रश्नों को नहीं देख पाया था। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आए और अभी जैसे तैसे करके मैंने इसको एक बार देखा है। हालांकि बाकी मैथ्स का पेपर आप लोगों का कैसा हुआ ये मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन मेथड्स जो है आपको बहुत ही आसान पूछे गए हैं। एक दो प्रश्न थोड़े से डाउटफुल हो सकते हैं, बाकी दोस्तों मेरे हिसाब से जहाँ तक मैं मानता हूँ आप सभी ने बहुत अच्छा किया होगा। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों पहले प्रश्न से। हमारा 131 नंबर पर पहला प्रश्न है, एक गणित अध्यापक विद्यालय के खाली स्थान पर बगीचा बनाकर गणित विषय सिखाना चाहता है। इस हेतु कौन सी विधि शिक्षण विधि उन्हें अपनानी चाहिए? तो दोस्तों सीधा सीधा इसका आंसर है प्रायोजना विधि, जो लगभग आप सभी लोगों ने एकदम सही कर दिया होगा। इसके बाद में दोस्तों दूसरा प्रश्न आपको पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्लूम के वर्गीकरण में संज्ञानात्मक घटक का उच्चतम स्तर है? तो दोस्तों ब्लूम के जो घटक हैं उनमें 5 घटक उन्होंने बताए हैं, उनमें से सबसे अंत में जो आता है ना, हमेशा ध्यान रखो वही उच्चतर स्तर होता है। तो सबसे पहला ज्ञान होता है और सबसे आखिरी मूल्यांकन होता है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? मूल्यांकन। यानी ज्ञानात्मक घटक का सबसे उच्चतम स्तर क्या है? मूल्यांकन। पहला जो है इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा इसमें, गणित शिक्षक की कुछ अतिरिक्त विशेषताएं नीचे दी गई है। यानी गणित शिक्षक जो होता है ना, वो पढ़ाता तो है ही, पढ़ाने के अलावा और भी उसकी कुछ विशेषताएं दी गई है। तो इनमें से इन विशेषताओं में से कौन सी है जो सर्वाधिक उपयुक्त है? तो पहली है पाठ्य सहगामी क्रियाओं के आयोजन में सक्रिय सहयोग, तो बिल्कुल इसमें करता है। प्रशासकीय कार्यों में भी आवश्यकता के अनुसार सहयोग करता है। सामुदायिक सेवा में भी सक्रिय होकर के वो कार्य कर सकता है। ऐसी स्थिति में दोस्तों जहाँ तक मेरा मानना है इसका राइट आंसर होगा थर्ड, ABC, तीनों ही कार्यों के अंदर वो सहयोग करता है। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गणित अध्यापक ने 5 सेंटीमीटर भुजा के सम पंचभुज निर्माण पर आधारित प्रश्न बनाया। ये प्रश्न किस उद्देश्य पर आधारित है? तो दोस्तों चित्र बना करके मान लीजिए गणित में किसी व्यवहार को आगे बढ़ाया जाता है, तो आप अच्छी तरह जानते हैं ये कौशल होता है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा कौशल। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट है, एक गणित अध्यापक ने अपने इकाई परीक्षण में निम्नलिखित प्रश्न बनाया। निम्नलिखित में से कौन सा रिक्त समुच्चय है? तो दोस्तों यहाँ रिक्त समुच्चय जो है इसमें दिया हुआ है बी वाला। अब प्रश्न आगे है हमारा, उपरोक्त प्रश्न गणित शिक्षण के किस उद्देश्य पर आधारित है? तो ये गणित के किस उद्देश्य पर आधारित है? दोस्तों ये होगा ज्ञान, क्योंकि जब यहाँ पर केवल और केवल ये बताया गया है कि कौन सा इसके अंदर जो है रिक्त समुच्चय है, तो रिक्त समुच्चय बताने का मतलब केवल ये उसके बारे में तथ्य बता रहा, तो मतलब ज्ञान वाला उद्देश्य पूरा हो रहा है। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसमें है 136 नंबर का, और प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व या बिंदु किसी विद्यार्थी को गणित में प्रतिभाशाली तय करने के पीछे का कारण नहीं हो सकता? तो दोस्तों इसमें देखो, विद्यार्थी का व्यवहार, गणित में अभी क्षमता, परीक्षाओं का लेखा जोखा, वर्तमान उपलब्धि और पिछली कक्षाओं में गणित के उपलब्धि का लेखा जोखा। तो दूसरा, तीसरा, चौथा तो दोस्तों उसकी उपलब्धि को बताने वाला होगा, प्रतिभाशाली तय करने वाला होगा, लेकिन व्यवहार जो है ये नहीं आएगा। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा इसमें फर्स्ट, विद्यार्थी का व्यवहार। इसके बाद में नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी गणित में इकाई परीक्षण की विशेषता नहीं होती? तो विभेदीकरण होती है, कठिनाई स्तर वितरण होता है और वैधता होती है, लेकिन चौथा इसमें नहीं होता। यानी प्रश्न की भाषा उच्च तकनीक स्तर की हो, ऐसा नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऐसा कार्यक्रम जो गणित में त्रुटियों को उनके कारणों के साथ पता लगाने पर उनके निवारण हेतु बनाया जाता है, उसको बोलते हैं दोस्तों उपचारात्मक कार्यक्रम। यानी उपचारात्मक शिक्षण से संबंधित पहले निदानात्मक परीक्षण और फिर उपचारात्मक शिक्षण, तो उसको हम बोलेंगे उपचारात्मक कार्यक्रम। तो फर्स्ट इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गणित शिक्षण की निम्नलिखित में से कौन सी विधि गणित का वास्तविक जीवन से सहसंबंध स्थापित करते हुए शिक्षण प्रदान करती है? तो प्रायोजना विधि, यानी प्रोजेक्ट विधि या परियोजना विधि इसमें दिया हुआ आपके, तो चौथा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है, गणित शिक्षण की निम्नलिखित में से किस विधि की प्राय इसलिए आलोचना की जाती है क्योंकि ये रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देती है? तो निगमनात्मक विधि, क्योंकि निगमनात्मक विधि में जो है रटन का जो है एक दोष पाया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों 41 किसी संख्या को शून्य से भाग देने पर परिणाम में अंततः अनंत की कल्पना कौन से गणितज्ञ ने की थी?
तो दोस्तों लीलावती के अंदर भास्कराचार्य ने जो है इस प्रकार का विचार दिया था। तो अपने को कुल मिलाकर ध्यान रखना कि भास्कराचार्य जो है उन्होंने ये कहा था कि शून्य को किसी भी संख्या के द्वारा हम भाग के रूप में लाते हैं तो वहाँ पर अनंत उसका जवाब होता है। तो भास्कराचार्य राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी गणित शिक्षण के प्रक्षेपित सामग्री है? तो फिल्म स्ट्रिप, यानी प्रक्षेपण के माध्यम से प्रक्षेपित करते हुए जब हम किसी विषय वस्तु को बताते हैं तो प्रक्षेपित सामग्री में आएगा फिल्म स्ट्रिप। नेक्स्ट है दोस्तों, सत्य की खोज के लिए गणित में प्रयोग होता है। तो दोस्तों देखो, अनुरूपण का भी होता है, निरीक्षण का भी होता है, प्रयोग का भी होता है और तार्किक रीजनिंग का भी होता है। तो दोस्तों जहाँ तक मेरा मानना है इसके अंदर राइट आंसर होना चाहिए ABCD। तो 99.99% उत्तर इसका क्या होगा? तीसरा होगा, ABCD। लेकिन बाय द वे इसके अंदर अनुरूपण को अगर नहीं मानते हैं तो दूसरा भी इसका आंसर हो सकता है। अब RPSC में अंतिम रूप से क्या माना जाता है वो आपको देखना पड़ेगा। बाकी जहाँ तक मेरा मानना है इसका आंसर होगा 100% कौन सा वाला? तीसरा वाला। ABCD चारों का उपयोग होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, विद्यार्थी समस्याओं के संभावी निकटतम उत्तर दे सकेंगे, उपरोक्त कथन संबंधित है। तो दोस्तों देखा जाए ना तो ये किसी बात को समझने के बाद किसी दूसरी परिस्थिति में प्रयोग करते हुए उत्तर दें तो वो अनुप्रयोग होता है। लेकिन यहाँ पर ये बात स्पष्ट नहीं हो रही है। तो यहाँ पर अगर केवल हम बात करते हैं संभावी निकटतम उत्तर की तो ये फिर क्या होगा? प्रत्यास्मरण प्रश्न होगा। और प्रत्यास्मरण जो आता है वो ज्ञान के क्षेत्र में आता है। तो राइट आंसर इसका क्या होना चाहिए? ज्ञान। तो तीसरा इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद में अभिक्रमित अनुदेशन के विभिन्न फ्रेमों को क्रमबद्ध करने के क्रम में निम्नलिखित में से किस में आगमनात्मक तर्क का प्रयोग होता है? किस में आगमनात्मक तर्क का प्रयोग होता है? तो दोस्तों आगमनात्मक तर्क का जो प्रयोग होता है ना अभिक्रमित अनुदेशन के क्षेत्र में वो होता है इग्रूल उपागम में। तो दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड नंबर पर इसका राइट आंसर है। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पाठ योजना में पंचपदी उपागम के प्रवर्तक थे? तो इनमें से दोस्तों जॉन फ्रेडरिक हर्बर्ट थे। तो पहला हर्बर्ट की पंचपदी अपन पढ़ते ही हैं तो पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों 147 नंबर पर प्रश्न हमारा, इकाई योजना तैयार करने हेतु पाठ्य वस्तु को इकाइयों में विभाजित करने के क्रम में एक शिक्षक के लिए निम्नलिखित में से किसका ध्यान रखना आवश्यक नहीं है? विद्यार्थी की कक्षाओं के संदर्भ में उपयुक्तता, विद्यार्थियों की आयु के संदर्भ में, कुल दिन घंटों के योग्यता के संदर्भ में। तो दोस्तों और बाकी सबका तो ध्यान रखना पड़ेगा पर आयु का ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों दूसरा। विद्यार्थियों की आयु को लेकर के इकाई योजना में कोई व्यवहार नहीं होता, बाकी चीज़ें देखी जाती है, कक्षाओं की संख्या भी देखी जाती है, घंटों की संख्या भी देखी जाती है, योग्यता भी देखी जाती है ना। तो दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। एकिक से संबद्ध का अन्य नाम क्या होगा? तो ये वर्टिकल होगा दोस्तों, वर्टिकल का मतलब लंबवत से संबंध हो जाएगा। तो फोर्थ इसका राइट आंसर है, लंबवत से संबंध। चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्यवेक्षित अध्ययन की विशेषता नहीं है? ये विधि व्यक्तिगत विभिन्नता के सिद्धांत का अनुकरण करती है, बिल्कुल करती है। इस विधि में स्वयं करके सीखने के कारण विद्यार्थियों का आत्मविश्वास प्राप्त करते हैं, ये भी ठीक है। इस विधि में उपयोग के से विद्यार्थी पुस्तकें, पत्र पत्रिका आदि को सीख लेते हैं। चौथा इसका जो है गलत आंसर है दोस्तों, ये कह रहा नहीं है। ये प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त, जबकि ऐसा नहीं है दोस्तों। ये प्रतिभाशाली बालकों के लिए अच्छी नहीं मानी जाती है क्योंकि प्रतिभाशाली बालक इस विधि में बोरियत महसूस करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ। और दोस्तों ये है हमारा अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा गणित पाठ्यक्रम निर्माण का एक आधारभूत सिद्धांत नहीं है? गणित का पाठ्यक्रम जो निर्माण करते हैं उसमें कौन सा आधारभूत सिद्धांत नहीं है? तो इसे गतिशील होना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है। इसे अधिगम के लिए जीवन पर आधारित होना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है। इसे जीवन के लिए अधिगम पर आधारित होना चाहिए। तो दोस्तों पहला दूसरा तो होना चाहिए, ये कह रहा नहीं है, नहीं है का मतलब सी इसका राइट आंसर होगा। तो ये इसका हो जाएगा दोस्तों दूसरा, केवल सी। इसमें पहला और दूसरा दोनों सिद्धांत तो लागू होते हैं लेकिन तीसरा सिद्धांत लागू नहीं होता। तो राइट आंसर इसका दूसरा है, केवल सी। तो दोस्तों ये थे हमारे 20 प्रश्न गणित के। उम्मीद करता हूँ दोस्तों सुनिश्चित रूप से आप लोगों को संतोषजनक जवाब मिले होंगे। और जहाँ तक मेरा मानना है RPSC इन्हीं जवाबों को निश्चित रूप से मानेगी क्योंकि लगभग सभी प्रश्न जो है ठीक हैं, बहुत ज़्यादा कठिन भी नहीं थे और बहुत ज़्यादा सरल भी नहीं थे। उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों का पेपर भी बहुत अच्छा होगा। दोस्तों फिर कभी
मुझसे संबंधित इसी प्रकार की मदद की आवश्यकता रही तो मैं निश्चित रूप से आप लोगों की मदद करता रहूँगा। मिलते हैं फिर अगले किसी जानकारी के साथ में। धन्यवाद।